गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 14.13। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। एक बार आप सिंगल क्लिक में बैलेंस शीट के आइटम्स देख लो कौन कौन से हैं। ओनली बैलेंस शीट और उसके नोट्स टू अकाउंट, और उस नोट्स टू अकाउंट में दो चीज़ें ध्यान रख लो। एक तो कोई रिजर्व एंड सरप्लस हो और दूसरा कोई इंटेंजिबल असेट हो। ये नहीं आएगा इसमें। आवाज़ आ रही? देख लिया आप लोगों ने बैलेंस शीट आइटम? ठीक है। बैलेंस शीट में अब नंबर ऑफ शेयर्स देखो प्लीज़। नोट्स टू अकाउंट्स में कितने शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स 75,000 और प्रेफरेंस शेयर्स 4,000। वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे और मैं एंट्री करता जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। फ़ायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नुकसान हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? डेबिट। First point, preference shares to be written down to 75 each and equity shares to 2 rupees each। एक स्टार मार्क कर दो। हर क्वेश्चन में अब ये पॉइंट आएगा। हम क्या इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट क्या कर रहे होंगे? रिड्यूस कर रहे होंगे। तो पुराना वाला तो हो जाएगा डेबिट, नया वाला हो जाएगा क्रेडिट। जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। तो बोलते जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? रुपीज़ 10। अकाउंट डेबिट। टोटल कितने शेयर्स हैं आपके पास? कैलकुलेटर हाथ में रखना, कैलकुलेटर हाथ में रखना। 75,000 इंटू 10, 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ कितना? 2। तो 75,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6 लाख। यहाँ पे है ना, मैं कैपिटल रिडक्शन भी बनाता जाता हूँ। कैपिटल रिडक्शन एक तरीके का रिजर्व है। सारा फायदा हम इस अकाउंट में डाल रहे हैं ना, ये एक तरीके का रिजर्व है। मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। और डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया उससे? 6 लाख। ओके, नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सिर्फ आपको पहली बार में समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो पूछा भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ पहली बार में बना रहा हूँ, अगली बार नहीं बनाऊँगा। अगला वाला जो है वो है प्रेफरेंस शेयर्स। कितने का था पुराना? 100। ये आपको कहाँ से पता पड़ेगा? बैलेंस शीट से। कितना रहने दिया उन्होंने? 75। तो अब एंट्री। अच्छा, परसेंटेज में कुछ बोला क्या उन्होंने? नहीं, हमने उनका अमाउंट रिड्यूस कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। पर ये बात बोली क्या उन्होंने? नहीं। तो 6 का 6 ही पढ़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ एंट्री करेंगे अपन 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज़ कितना? 100। अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज़ अकाउंट। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके पास? ये 4,000 इंटू 100 कितना? 4 लाख। और 4,000 इंटू 75 3 लाख। इसमें भी क्या आ जाएगा? 1 लाख। और कैपिटल रिडक्शन में 1 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। अरे यार, तुम लोग है ना परेशान कर दो कभी कभी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए वो?
चलो नेक्स्ट, मैंने आपसे लास्ट वाले लेक्चर में यूँ कहा था कि ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, इट इज़ जस्ट लाइक जर्नल एंट्रीज। वो लोग ट्रांजेक्शन बोलते जाएंगे, हम एंट्री करते जाएंगे। तो देखो वैसा ही है। सेकेंड वाला पढ़ो, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन अरियर्स फॉर 4 years। ये बात पहले कहीं लिखी हुई है क्या? देखो ज़रा क्वेश्चन में ये बात ऊपर कहीं लिखी हुई है क्या कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो अरियर में है? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नोट्स अकाउंट्स में ही लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। तो आई होप आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब समझ में आता होगा। क्यूमुलेटिव मतलब अगर हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और एक्यूमुलेट होता जाएगा जब तक हम दे नहीं देते। ठीक है, अब तो यार पिछले 4 साल से ये क्या है, एक्यूमुलेट हो रहा है, अरियर में है, हमने पे नहीं किया। और अब तो रिकंस्ट्रक्शन की बारी आ गई। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जितना तुम्हारा कैपिटल बनता है वही हमने रिड्यूस कर दिया। तो तुम्हें लगता है क्या कि हम ये 4 साल पुराना डिविडेंड आपको देंगे? अब देंगे कि नहीं देंगे डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि इस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है ना, उसको वो बैलेंस शीट में ड्यू करके रखते हैं। बैलेंस शीट में ड्यू करके रखते हैं मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं, एज अ लाइबिलिटी क्रिएट करके रखते हैं, जो कि सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर समझ गए आप लोग? जिसका डिविडेंड अगर पे नहीं कर पाए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब एक तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसीलिए वर्ड क्या है, क्यूमुलेटिव। अब भूल जाओ रिकंस्ट्रक्शन। मेरी कंपनी है, मैं डिविडेंड नहीं दे पाया, तो जो डिविडेंड नहीं दे पाया उसकी एंट्री क्या करनी चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर कोई एंट्री मत करो, कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जिस साल में पे करोगे उस साल में एंट्री पास कर देना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पे करो तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बैंक, जिस साल में पे करो उस साल में। लेकिन कोई उदारता दिखाने के लिए, क्योंकि हमें तो देना ही है ना, हमारी नीयत तो साफ है, तो उसको लायबिलिटी में ड्यू कर देते हैं। एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, मतलब ऑलरेडी उन्होंने लॉस अपना और कम ज़्यादा कर दिया और डिविडेंड को ड्यू कर दिया। अगर उन्होंने ये एंट्री पास कर दी, इसका मतलब ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड उनकी लायबिलिटीज़ में है। और अब रिकंस्ट्रक्शन आ गया है, रिकंस्ट्रक्शन में इस लायबिलिटी का भी क्या होगा, सेटलमेंट। समझ रहे हो कि नहीं? तो सेटलमेंट क्या हो सकता है? जो वो बोले कि पूरा माफ नहीं देंगे भाई, या 4 साल में से 1 साल का देंगे, या 2 साल का देंगे, या 3 साल का देंगे, या 4 साल का दे देंगे, चलो हटाओ। देंगे तो हो सकता है पैसा देंगे, या पैसा नहीं देंगे, बदले में क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे, है ना। अब जब ये लायबिलिटी है और मैं इनको पैसा दे ही नहीं रहा हूँ, तो कंपनी का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। लायबिलिटी है, अब मुझे नहीं देनी, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट, और कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन। मान लो 100 रुपये ड्यू थे, 100 के 100 हमने वेव ऑफ कर दिए, तो पूरा कैपिटल रिडक्शन में चला गया। मान लो 100 रुपये ड्यू थे, 20 रुपये हमने पे कर दिए, तो एंट्री क्या होगी फिर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक 20 टू कैपिटल रिडक्शन 80। क्लियर है ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके। ये तो थी आम जिंदगी कि जब वो जो डिविडेंड था वो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड था। अब अगर बुक्स में रिकॉर्डेड ना हो तो क्या होगा? तो मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। बुक्स में डिविडेंड रिकॉर्डेड नहीं था, सेटलमेंट में मुझे 4 साल में से 1 साल का डिविडेंड देना पड़ा, तो ये कंपनी का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सोचो फिर जवाब दो। मैं कह रहा हूँ बुक्स में तो रिकॉर्डेड था ही नहीं, मतलब ये एक तरीके से हो गई मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, 4 साल से ड्यू था, मैं कह रहा हूँ 1 साल का दे दूंगा। 4 साल का ड्यू मतलब मान लो 100 रुपये, मैं दे रहा हूँ 25 रुपये, तो मेरा 75 का फ़ायदा हुआ कि 25 का नुकसान हुआ? चलो इसको अदर वे राउंड पूछते हैं। 100 रुपये की लाइबिलिटी, 100 रुपये मेरे को देने थे डिविडेंड के, मैंने 100 के 100 रिकॉर्ड कर रखे हैं, मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखे हैं।
और अब मैं कह रहा हूँ 25 ही दूंगा, तो 75 का फायदा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी 100 की गई, 25 ही देने पड़े। अब मैं कह रहा हूँ मैंने 100 रुपये रिकॉर्ड कर ही नहीं रखे थे, अब 25 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरा 25 का नुकसान हुआ ना। ये सबको एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैंने तो लाइबिलिटी मानी ही नहीं थी, उल्टा देने पड़ गए, तो मेरे लिए क्या हो गया, 25 का नुकसान हो गया। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेरा 25 का नुकसान हो गया, एज पर सेटलमेंट 75 का फायदा हो गया। भैया हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में हम नुकसान बुक करेंगे। और अब पढ़ो कि क्या दे रहा हूं मैं उनको। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 years, अंडरलाइन करो 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड, वापस अंडरलाइन करो 3/4 टू बी वेव्ड, डबल अंडरलाइन करो इस वाली लाइन को, 3/4 इज टू बी वेव्ड, और लिख दो इग्नोर। क्या लिख दो अब, इग्नोर। सर जिसको मैंने लाइबिलिटी माना ही नहीं, उसको मैं चुका भी नहीं रहा हूँ, वेव कर रहा हूँ, टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा कहीं पे? उसकी तो मैं एंट्री पास करूँगा ही नहीं। इसको तो मैंने बाहर से ही भगा दिया, चल चल निकल यहाँ से। लेकिन बाकी के 1/4 का क्या होगा? एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 each टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। बचे हुए 1/4 के लिए मैं 2 रुपये का क्या दूंगा, इक्विटी शेयर्स दूँ। तो भैया पहले तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आप जाओ आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, पुराना कैपिटल कितने का है, 4 लाख का, 4 लाख पे कितना परसेंट है, 6%, कितना हुआ 24,000। होना तो 4 साल का चाहिए था, पर मैं तो 3 साल का दे ही नहीं रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर ही नहीं रखा था, तो मेरी एंट्री तो कितने से होगी, 24 से ही होगी। समझ में आया कि नहीं? अगला बेसिक क्वेश्चन, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब मुझे 24,000 देने पड़े, इससे मेरा कैपिटल रिडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के जवाब दो, तसल्ली से, आराम से, किसी का सुन के जवाब नहीं देना। मुझे एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, फायदा कि नुकसान? नुकसान। फायदा होता तो कैपिटल रिडक्शन बढ़ता, मतलब क्रेडिट होता। नुकसान हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और मुझे तो देना पड़ जाएगा ना। तो अब एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2। सर बदले में क्या दे रहा हूं? अगर मैं 900 पैसे दे रहा हूं तो 2 बैंक, प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं तो 2 प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दे रहा हूं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का? 24,000, 24,000, और 24 से मेरा कैपिटल रिडक्शन कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। ये आया क्या समझ में? ठीक है। अब ये एक ऐसी एंट्री है जो मैं समझाता हूँ, समझ में आ जाती है, देख के भी समझ में आ जाती है। लेकिन इसको देखने से अगर आप आउट ऑफ द ब्लू डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओगे, बिना क्वेश्चन पढ़े ये सॉल्यूशन डायरेक्ट देखोगे, तो पता ही नहीं पड़ेगा किस बात की एंट्री। देखो जरा, इसमें कहीं भी प्रेफरेंशियल डिविडेंड आ रहा है क्या? डायरेक्ट क्या आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो किसी को भी दे सकता हूँ यार, बाहर कोई लड़ाई झगड़ा करना है, मैंने उसको सेटलमेंट में गाड़ी वो दे दी, इक्विटी शेयर्स दे दी, तो किसी को भी दे सकता हूँ। तो इनके लिए इनका नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यूँ समझो, 1 मार्क्स की अगर ये एंट्री है तो आधे मार्क्स का ही एंट्री का मिलेगा, आधा मार्क्स तो किसका मिलेगा आपको, नरेशन। नरेशन में आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि सर बनता तो उसका 4 साल का 96 था, पर क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा ना, तो देंगे तो हम सिर्फ 1 साल का, तो जितना दे रहे हैं उससे एंट्री कर रखी, ठीक है। और ऑन अ वाइस वर्सा, ये समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आ रहा है? ऑन अ वाइस वर्सा, अगर ये डिविडेंड बुक्स में रिकॉर्डेड होता, सर ये कैसे पता पड़ता? ये आपको बैलेंस शीट में दिखता, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में ये डिविडेंड का अकाउंट दिखता। कितने से होता? 96 से। अब उस 96 के बदले में कितना दे रहा हूँ मैं? 24। तो लिख नहीं रहा हूँ बेटा, लेकिन आप अच्छे से समझना। तब मैं एंट्री करता हूँ, बुक्स में वो होता प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में होता हो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 96। अब मेरी लाइबिलिटी गई तो मैं एंट्री करता प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट 96, बदले में दे रहा हूँ मैं 24 के इक्विटी शेयर्स, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 24, 2 कैपिटल रिजर्व 72। समझ में आया? वहाँ मेरा कैपिटल रिजर्व क्या हो जाता? क्रेडिट, क्योंकि 96 के बदले में 24 दे रहा हूँ। यहाँ तो 0 के बदले में कितना दे रहा हूँ? 24, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? डेबिट। मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री यही होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री यही होगी। इक्का दुक्का अगर उन्होंने प्रोविजन बना रखा हो तो फिर एंट्री जो अभी बोली वो वाली होगी। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखो,
पहला क्वेश्चन है, एक एक एंट्री समझने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी फॉर्मली लिखूंगा सारी चीज़ें। आने वाले क्वेश्चन में सेम ट्रांजेक्शन थोड़ा सा घुमा फिरा के चेंज होते जाएंगे, पर थीम उनकी यही रहेगी। तो उस टाइम पे शायद मेरे को पूरा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत ना पड़े, हाल फिलहाल तो धीरे धीरे चलेंगे। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स, सॉरी, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। ज़रा देखो, इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी साइड में है क्या? है, करंट लाइबिलिटीज में है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन 6% डिबेंचर कितना है? 22,000। इन्होंने कुछ बोला तुमसे? सिर्फ ये बोला पे करना है, कम पे करना है, ज़्यादा पे करना है, ऐसा कुछ बोला? जितना है उतना पे करना है। कोई फ़ायदा, कोई नुकसान? सिंपल पेमेंट की एंट्री है। पेमेंट की एंट्री पे करने से पहले हमें चेक करना रहता है क्या हमारी बुक्स में कैश है क्या अवेलेबल। चेक करो, नहीं है, अगर पैसे हैं ही नहीं तो दोगे कहाँ से उनको? तो हमें ना क्वेश्चन पूरा रीड करना पड़ेगा। इस पर अभी ये हैशटैग लगा दो। हैशटैग मतलब अभी हमने छोड़ा है इसको, बाद में फिर आके देखेंगे, क्योंकि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ हमारी रिलेटेड पार्टीज़ को थोड़े से शेयर्स और इशू करते हैं पैसे लाने के लिए, ताकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाए थोड़ा सा। तो जब वो पैसे आ जाएंगे तब पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, अभी हैशटैग लगा के छोड़ दिया ना, आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, जब पेमेंट करना होगा तब एंट्री क्या करेंगे? वो हमारे पर लाइबिलिटी तो है ही सी, लाइबिलिटी हम पे ऑफ कर देंगे तो लाइबिलिटी हो जाएगी डेबिट, हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल 22,500। ओके, नेक्स्ट, पर बाद में करेंगे, अभी नहीं। डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। अंडरलाइन करो, बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। क्या मतलब हुआ इसका? 1 लाख की मशीनरी कितने में ले गए वो? 1,20,000 में। तो मतलब मेरी लाख रुपए की चीज़ किसी को मैंने 1,20 मनवा के दे दी, तो मेरा 20,000 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब यूँ समझो, मुझे मनीष को 1,20,000 रुपये देने थे और मैंने कहा देख पैसे तो है नहीं, पर ये मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये 1 लाख की है, पर तुझे दूंगा कितने में? 1,20 में। नहीं, चलो ठीक है, जो मिल रहा है वही सही। तो अब ये 1,20 मान के ले गया, तो लाइबिलिटी तो गई 1,20 की, असेट गया 1 लाख का, 20,000 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ जाएगा? कैपिटल डिडक्शन में। P&L नहीं भाई, कहाँ जाएगा? कैपिटल डिडक्शन। बताया तो था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में माई बाप कौन है? जो फायदा है सब कैपिटल डिडक्शन में, जो नुकसान है सब कैपिटल डिडक्शन में, ठीक है? ओके, तो अब एंट्री क्या पास होगी? हम पे करना है हमारी लाइबिलिटी, कौन सी वाली? डिबेंचर्स वाली। तो एंट्री होगी 6% डिबेंचर्स, यहां देखना 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6%। 6% तो प्रेफरेंस शेयर्स था, डिबेंचर्स कितना है? 6% ही है। ओके, अमाउंट कितना? 1,20,000। टू, असेट कौन सा लेके गया वो? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने की गई वो? 1 लाख। सर 1,20 की मानी थी ना हमने तो? हाँ मानी थी 1,22 की, पर मेरी बुक्स में तो 1 लाख की थी ना, तो जो चीज़ मेरे पास जितनी गई उतने से मैं क्रेडिट कर दूंगा। बचा हुआ 20,000। आ रहा है क्या समझ में सबको? ओके, अब एक बार फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू देखो, बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू देखो, 4,25,000। 4,25,000 में से कितने की चीज़ गई? 1 लाख। कितने की बची है? बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। बेटा ये जो राइट ऑफ की एंट्रीज होती है ना, कुछ रह गया? और भी है? अरे बाप रे। अच्छा, पूरा पढ़ता हूँ मैं। डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स and to provide additional cash of 1,30,000 secured by floating charge on company's asset at an interest rate of 8% per annum। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? 1,30,000 का नहीं, वापस पढ़ रहा हूँ। And to provide additional cash for 1,30,000
सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब भाई ये मनीष मेरा डिबेंचर होल्डर था ना, मनीष मेरा डिबेंचर होल्डर था ना, तो मैं इससे कहा देख मनीष तेरे 1/20 के लिए तो ये मेरी प्रॉपर्टी ले जा, पर मेरे को काम चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो अब तू मुझे 1/30 और दे जिसमें मैं तुझे नए 8% डिबेंचर्स इशू करूँगा, समझे। अब वहाँ पे पढ़ो, ये बात मैंने समझा दी आपको, लेकिन वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि मैंने 8% के डिबेंचर्स दिए इनको, सिर्फ 8% पर एनम दिया हुआ है ना, डिबेंचर्स तो बोला नहीं है। तो ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया? 2 रीज़न। पहला रीज़न, उसमें फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता। इक्विटी शेयर्स के लिए कोई फ्लोटिंग चार्ज मतलब गिरवी, मॉर्गेज, समझते हो आप चार्ज का मतलब? प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं दिया जाता। फ्लोटिंग चार्ज गिवन है मतलब कहीं ना कहीं ये डिबेंचर है। और चलो ये फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज मैंने बताया था ना आप लोगों को, फिर भी वापस बता दूंगा, फिर भी ये समझ ही नहीं रहा तो क्या बताऊं। भाई मैंने तुझसे उधार लिया और ये चीज़ अंडर योर चार्ज रख दी। अंडर योर चार्ज मतलब ये तेरे पास गिरवी रख दी, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो तू ये उठा के लेके जा सकता है, यही वाला आइटम यही उठा के लेके जा सकता है। तो मतलब ये कौन सा है? फिक्स चार्ज। मैं इसको तुझसे बिना पूछे बेच नहीं सकता। फ्लोटिंग चार्ज होता है मैंने सारे एसेट्स तेरे पास फ्लोटिंग चार्ज में गिरवी रख दिए। फ्लोटिंग चार्ज में गिरवी रख दिए मतलब अब मैं फ्लोट करती रहेगी चीज़ें, मैं खरीदता रहूँगा, बेचता रहूँगा, खरीदता रहूँगा, बेचता रहूँगा। जिस दिन तेरा पैसा पे करना बंद कर दूँ उस दिन ये फ्लोटिंग चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिक्स चार्ज में। उस दिन तू आके अपना कब्जा ले सकता है। डन। तो अगर मैं कोई चीज़ गिरवी रख रहा हूँ तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ही रख रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये कॉमन सेंस। और अगर ये फ्लोटिंग चार्ज वाली बात नहीं भी गिवन होती तो भी अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई चीज़ परसेंटेज वाली दे रहा हूँ तो डिबेंचर्स ही होंगे जब तक कि वो खुद कुछ और ना बोले, है ना। अगर प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा होता तो बोलता, इक्विटी शेयर्स दे रहा होता तो बोलता, कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे? भाई डिबेंचर होल्डर है, हमने नए उसको क्या दिए होंगे? डिबेंचर्स दिए होंगे। तो बेटा ये क्या हो रहा है कि आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। पर इसके बाद वाले क्वेश्चंस में 90% चीज़ें क्या होती रहेंगी? रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। ऐसा ही होता है कि भाई तेरा जो पुराना बाकी है ना वो तो 6% वाला बाकी है, ये पैसे ले ले, लाख की चीज़ 1,20,000 में ले ले, क्योंकि मार्केट में शायद उसकी वैल्यू 1,20,000 होगी यार, लेकिन हमें भी तो काम धंधा करने के लिए पैसे चाहिए। तो एक काम कर, हम अब तुझे 8% वाला डिबेंचर इशू करते हैं, ला पैसे दे चलो उसके लिए। अब वो मुझे पैसे देगा। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, है ना, डेबिट डॉट कम्स इन, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने क्या इशू किया? डिबेंचर्स। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, कितना? 1,30,000। और बेटा अब आप देख रहे हो कि एक बात नोटिस करी क्या आपने? एक बात नोटिस करी क्या? पैसा आ गया हमारे पास, पैसा आ गया ना। अब हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तो चलो कर देते हैं। अब एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 22,500। क्या है ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट तो बैंक अकाउंट होता है ढक्कन। कौन सा ओवरड्राफ्ट देख रहा है तू? कहाँ है? कहाँ है? बता दो सही, दिख ही नहीं रहा। तो पैसा आया तो पहले बैंक वाले रुपए नहीं काटेंगे अपने? आपके अकाउंट में 195 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, 130 है तो 130 तो डायरेक्टली। अरे ये बात तो तुझे मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी कि जब मैंने आप लोगों से पूछा कि हमारे पास पैसा है क्या, तब आपने एसेट साइड देख के रह गए, आपको क्रेडिट लाइबिलिटी साइड भी देख के मुझे बतानी चाहिए थी सर इसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जिसमें आप पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये एंट्री में पहले भी पास कर सकता था। मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी जिसमें मेरे कितने का लाइबिलिटी थी? 1,95,000। तो 22,500 और पे कर देता तो 1,17,500 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती। ये बात तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, समझा? ठीक है, आप इसके पॉइंट समझे? सबको बात समझ में आ गई क्या कह रहा है ये? हाँ, मुझे पता नहीं था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है उसमें।
नहीं तो ये एंट्री मैं पहले ही कर देता। सर ये बोलना चाहता है कि अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और उसको बैलेंस शीट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो फिर ऑब्वियसली बैंक बैलेंस तो होगा ही नहीं आपका, हो सकता है ना। अरे बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा वरदान है जिसमें पैसे होने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो ना तुम लोग, हम एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये डर था कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो फिर तूने बताया कि सर पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास बैंक वालों का दिया हुआ वरदान तो है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है, तो 195 नेगेटिव है, 22,500 और पे कर दो तो 2,17,500 नेगेटिव हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम, समझे? आपको इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए था कि पैसा आएगा और मैं पे करूँ, पहले ही पेमेंट हो सकता था। ठीक है, ये क्लियर है? अब बोल सिद्धि। अबे तू वो बोल देगा ना, खुद पागल हो रहे हो तुम दोनों, भाई तू खुद बोल। हाँ हो सकते हैं, कैश बैलेंस भी बैंक बैलेंस भी हो सकते हैं सर। किसी बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक बैलेंस दोनों हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। मैंने HDFC से बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट ले रखी है, एक्सिस अकाउंट में मेरा बैंक, एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई अब तुम दोनों आपस में कुछ बोल लिए, अब मैं पढ़ लूँ? हे माँ, चलो नेक्स्ट। ये हो गया क्या भैया? पैसा आ गया? अच्छा वो माइक नहीं है, गाली तो बकी दी थी मैंने। नेक्स्ट अगला वाला है पेटेंट्स एंड गुडविल आर टू बी रिटर्न ऑफ। 3 स्टार मार्क कर लो। अगर वो ये बात नहीं बोलता तो भी हम राइट ऑफ तो करते ही करते, ठीक है। और 3 स्टार इसलिए मार्क कराए हैं, पहली तो ये बात कि अगर वो नहीं बोलता तो भी राइट ऑफ करते, और दूसरा राइट ऑफ की सारी एंट्री एंड में होती है। इसको रोक के रखेंगे अपन, अभी नहीं करेंगे, सबको एक साथ राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तूने पूछा था सर गुडविल राइट ऑफ करना है, ये समझ में आता है, पेटेंट भी राइट ऑफ करना है, ये ज़रूरी है क्या? आम जिंदगी ज़रूरी है, सारे इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पैसा कमा के नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा क्या जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, ठीक है। सर लॉस में तो हम बहुत सारी रीज़न से जा सकते हैं, लेकिन इन अ कॉमन पार्लेंस ये माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो पेटेंट के लिए अलग से स्पेसिफिक बोल देता है कि इतना राइट ऑफ करना है या फिर राइट ऑफ नहीं करना है, कुछ ना बोले तो राइट ऑफ करना है। समझ में आया? ये बोलना चाहता हूँ। राइट ऑफ करने के लिए अरे बेटा अगर बिक सकते होंगे तो हम बेचेंगे ही सही, और अगर बिक सकते हैं, मार्केट वैल्यू रखते हैं, तो हम मार्केट वैल्यू तक ही राइट ऑफ करेंगे। हम राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब इसकी मार्केट वैल्यू टोटली लॉस्ट हो चुकी है, कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है। नहीं तो समझदार बंदा ऐसा थोड़ी करेगा, मेरे पास चीज़ है डाल दो कूड़े में, अबे 100 रुपये में भी बिक रही है तो बिकने दो ना, ठीक है। तो हम अजम्पशन यही है कि वो यूजलेस है, बाद में राइट ऑफ करेंगे। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65, ये भी बाद में राइट ऑफ करेंगे। सारी राइट ऑफ में WO लिख दो, सब एंड में करेंगे अपन। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, क्या मतलब हुआ इसका? प्रोविजन बनाना है, वेरी गुड। प्रोविजन बनाना है मतलब ये भी क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना, मतलब इससे भी तो कैपिटल रिडक्शन हमारा कम ही होगा ना, ये भी एंड में करेंगे, ठीक है। WO लिख दो इधर भी। नेक्स्ट रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर्स आर टू बी रीवैल्यूएटेड 387,500। फायदा हुआ तो ये एंट्री पहले करेंगे। पहले जाओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की थी? 4,25,000, उसमें से 1 लाख किसको दे चुके अपन? डिवेंचर होल्डर को। 325 की चीज़ कितने में हुई? 387। डिफरेंस कितने का आया? 62,500। तो एंट्री 385 से होगी, 325 से होगी कि 62,500 से होगी? ओनली 62,500 से, क्योंकि असेट तो मेरे पास ही है, मुझे तो सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ानी है। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो डेबिट, तो एंट्री होगी वेरी गुड बेटा, जिसने ही पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। कुछ लोगों को जोक बाद में समझ में आया। अच्छा मैंने कैपिटल रिडक्शन कहाँ तक लिख लिया था? ये 20 लिख दिया था क्या मैंने? 20 नहीं लिखा था। 20 का क्या हुआ? मेरे को डिबेंचर्स से फ़ायदा हुआ,
तो यहाँ पे बाय बाय आएगा ना बेटा, यहाँ पे 20,000, और इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं है, इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं है, इसमें है, तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, वापस बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना, 62,500। ओके, अगला देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 1,40,000। जाओ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखो, बस 55 की चीज मैंने बेच डाली 1,40 में। अच्छी बात बुरी बात, फायदा कि नुकसान, फायदा। कहाँ जाएगा कौन है ये लोग, छोरा कह रहा है बैंक में जाएगा ना। अरे मैं तो उसी पे मजाक बनाने वाला था कि पीएनएल में जाएगा, तो नया मिल गया मेरे को। अरे तो बैंक में ही आएगा ना बेटा, बैंक में तो पैसा आएगा। आजा आजा, यूँ नहीं, तू किसी की भी कह रहा हूँ आपस में, यहाँ देखो, अब मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट गया, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 1,40,000। बेटा आगे के बैंक में है ना, ओके, गया क्या मेरा इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, कितना 55। अब मैं तो फायदे की बात कर रहा हूँ, फायदा कहाँ जाएगा देवांशी, कैपिटल रिडक्शन में, तो टू कैपिटल रिडक्शन माई बाप, कितना 85,000। तो कैपिटल रिडक्शन और बढ़ गया मेरा 85 से, बाय आएगा ना यहाँ पे, बाय बैंक ही लिखना पड़ेगा यार, और यहाँ पे लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट, कितना था 85,000। इसके बाद देखो अगला, देखो डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स एज टू 90% thereof by allotment of equity shares of 2 each and as to 5% in cash, balance 5% being waived. Waived का मतलब wave your hand, ओके। अब पूरी लाइन समझो क्या कह रहे हो, जो भी डायरेक्टर साहब का लोन है वो 90% के लिए तो हम क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर्स, 5% के लिए क्या दे देंगे, कैश, बाकी 5% के लिए क्या कर देंगे, है ना। तो ये अच्छी बात बुरी बात, कहाँ जाएगा, तो अब एंट्री होगी मेरी, डायरेक्टर्स का लोन का अकाउंट है वो किस नाम से बना रखा है इन्होंने, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। अच्छा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना, वो एक बार हम पिकनिक पे, बेटा इसमें है क्या, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, तो साफ साफ तो लिखा। अरे ये बच्ची नहीं आई है, अरे बेटा पहले मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, फिर हम लोग वहाँ गए थे पिकनिक पे, वहाँ पे एक सर आए थे जो सर लगते नहीं थे, ठीक है, तो उनसे मैंने रस्सा खेल में ऐसे कंपटीशन कर लिया था, वो मतलब यहाँ खड़े हो तो यहाँ तक ख़त्म होते हैं, तो मेरा हाथ पूरा मुड़ गया था, तो तब से मेरी राइटिंग ऐसी है, ठीक है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट बता बेटा, तो टाइम पास क्या कर रहा है, बस 1 लाख, फिर तो परसेंटेज अप्लाई करना भी बहुत आसान रहेगा। 2 हिंदी मीडियम वालों 90, चिंदी चोर है डायरेक्टर हमारे। बेटा देखो राइटिंग समझ में नहीं आ रही, पर ये तो समझ में आ रहा है ना, सब कुछ सबको समझ में आ रहा है, ओके। इसको अपन ने बताया नहीं, राइटिंग मेरी मैजिकल है, देख के समझ में नहीं आती है, सुननी पड़ती है उसको, है ना। अगला पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स, अंडरलाइन करो कैपिटल कमिटमेंट्स, डबल अंडरलाइन करो कमिटमेंट्स, और लिखो फ्यूचर पेमेंट्स। कमिटमेंट को अंडरलाइन करके लिखो फ्यूचर पेमेंट्स। अब पूरी लाइन पढ़ता हूं। देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग 2,50,000. These contracts are to be cancelled
ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ पेनल्टी। मतलब मैंने फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे कि मैं फ्यूचर में कोई चीज़ परचेज करूँगा, किसी को पेमेंट दूंगा, XYZ, हम कोई काम शाम करेंगे साथ में मिलके, तो ये मेरा कैपिटल कमिटमेंट था। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब तो मैं ये काम नहीं करना चाह रहा, फल नहीं रहा, तो मैं ये कैपिटल कमिटमेंट्स कैंसिल करना चाहता हूँ। मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट में मेरा ब्रीच करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। सुना होगा आपने एग्रीमेंट, ब्रीच, सब सुना होगा। तो मैं मेरा एग्रीमेंट तोड़ना चाहता हूँ, मैं अब पेमेंट नहीं करूँगा आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 5% आपको क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब ये जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, ये मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड है क्या? अलग से देना पड़ा ना। ये भी तो वही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। कौन सी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? वो जो अभी अपन ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दिया, रिकॉर्डेड नहीं थे, भले ही थोड़ा देना पड़ा पर देना तो पड़ा। कैपिटल डिडक्शन क्या हो गया मेरा, कम हो गया। यहाँ पे भी पैसे देने पड़ेंगे, तो इससे भी कैपिटल डिडक्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे अपन, क्या कह रहे हो, 2 दे क्या रहे हो आप लोग पैसा, तो 2 बैंक। बुक्स में तो रिकॉर्डेड थी नहीं है कि बुक्स का कोई अकाउंट आया इसमें। ये तो हम बाहर बाहर पैसे दे रहे हैं किसी को और नुकसान हो रहा है, तो कितना दे रहे हैं बेटा, 5%। 2,50,000 का 5%, 12,500। कैपिटल डिडक्शन यहाँ बढ़ा और यहाँ कम हो गया, तो बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर लिख दिया। ठीक आ रहा कि नहीं सबको? कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो समझ में नहीं आया हो? पीयूष, सबको समझ में आ रहा है? सिद्धि, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम। सर हमारा इतना सारा फायदा हो गया, टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा ना सर, इग्नोर, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ स्कीम, सर इतने लोगों से बैठ के बात करनी पड़ेगी, चाय कॉफ़ी तो पिलानी पड़ेगी, तो उसमें भी तो खर्चा होगा, कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इग्नोर। नहीं बोलता तो भी इग्नोर। हमें थोड़ी सपने आ रहे कितना टैक्स लगेगा, हमें थोड़ी सपने आ रहे हैं कितनी कॉस्ट लगेगी, बोलता तो लिख देते। अब अगर ऐसी कोई कॉस्ट वो बोल देता कि इस पूरे स्कीम में मेरे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए, अच्छी बात बुरी बात, फ़ायदा कि नुकसान, कहाँ जाएगा? और हमारा पैसा खर्च हो गया तो पैसा गया, एंट्री होगी कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब साला ये तो कॉमन एंट्री हो गई सर, बहुत सारी जगह हो रही है, तो नरेशन इज इंपॉर्टेंट। आप कौन सा पैसा किसको क्यों दे रहे हो यहाँ पे नरेशन में बताना पड़ेगा, क्लियर, ओके। इसके बाद वो बोला यू आर रिक्वेस्टेड, बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, टू शो जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। सारे टॉपर हो तुम लोग। अभी क्या बाकी है, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने से पहले यहाँ बैलेंस निकालो कितना है, बैलेंस तो निकालो, देखेंगे तो सही कैपिटल डिडक्शन में कितना पैसा रह गया है हमारे पास। 7,82,000, 8,67,000, 8,72,500। 8,72,500 में से माइनस हो जाएगा 36, 8,36,500। अच्छा 500 तो है, 8,36,000 ये आ गया सबका, ओके। 8,36,000, तो अब यहाँ एंट्री करेंगे अपन, बड़ी एंट्री है तो यहाँ पे अलग से करता हूँ येलो में। कैपिटल डिडक्शन में 8,36,000 बचा है, जो मुझे अब क्या करना है, यूज़ करना है। जिस रीज़न में मैं यूज़ करना चाहता हूँ, सिंगल एंट्री में कैपिटल डिडक्शन को ख़त्म कर दूंगा मैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले माई बाप को लिख दो यहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 8,36,000। अब 1 बाय 1 जितनी भी एंट्रीज मैंने छुड़वाई है, जहाँ WO आपने लिखा है, बोलते जाओ। सबसे पहला पेटेंट एंड गुडविल, तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में एक साथ दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, अलग अलग, तो 2 गुडविल 2 पेटेंट, कितना है बेटा, और गुड पेटेंट 70, गुड का थूक के बोला करो यार तुम लोग, 37
ओके, इसके बाद अगला क्या राइट ऑफ करना था हमको? इन्वेंट्री बाय। अच्छा, आई होप कि आप लोग सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हो, और नहीं भी पढ़े हो तो इंग्लिश तो आती है आपको। इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड बाय 65,000, इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड टू 65,000। अंग्रेजी का इतना फर्क समझ में आता है आपको? पक्का आता है? शर्मा तो नहीं रहे हो तुम लोग? बाय मतलब इतने से रिड्यूस कर देनी, टू मतलब इतने तक रिड्यूस कर देनी। अभी तो इतने से करना है, 65,000 आ गया। ओके, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें राइट ऑफ कर रहे हो ना, तो नई बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो नई बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे? पुरानी बैलेंस शीट से अमाउंट उठा के लिखेंगे। तो जब आप पुरानी बैलेंस शीट से अमाउंट उठाओगे तो आपको याद रखना पड़ेगा सॉल्यूशन में उस अमाउंट में कुछ फेरबदल हुआ है क्या। जैसे इन्वेंट्री 65 से क्या हो गई? कम हो गई, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 65 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू उतने से अपन क्या कर देंगे? शो कर देंगे। ओके, और क्या राइट ऑफ करना था अपन को? प्रोविजन बनाना है। तो 2 PBD प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना? 68,500। इसके बाद बस अब जिसके लिए हमने पूरा खेल रचा वो क्या था? P&L का डेबिट बैलेंस। देखो कितना है P&L का डेबिट बैलेंस? 5,35,000। तो 2 P&L 5,35,000। अब जरा चेक करो अमाउंट टोटल हो गया क्या? इसका टोटल करो बेटा, कितना हुआ? ये हो गया टोटल। मतलब उन्होंने सोच समझ के उतना ही कैपिटल रिडक्शन क्रिएट किया जितना उनको काम था। आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 9 लाख हो और सारी चीज़ें राइट ऑफ कर रहे हो 8,36,000 से, तो 64,000 मेरे पास बच जाएगा। अब अगर अमाउंट बच जाता है तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या हो जाएगा ये भैया? ये मेरा टोटल फ़ायदा मान लो 9 लाख। 9 लाख में से मेरा यूज़ कितने का आया? 836, मतलब 64,000 से फ़ायदा ज़्यादा हो गया। अब ये फ़ायदा रोज़ रोज़ होता है क्या? कहाँ जाएगा ये? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे है ना, मैं टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। ठीक, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जनरल एंट्रीज करिए। बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट आपको पुराने देख के बनाने हैं, लेकिन ये बहुत आसान होता है। आप बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट डिट्टो जो उन्होंने क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट से छाप देना, डिट्टो सेम टू सेम। लेकिन अमाउंट्स आपको अब कैलकुलेट कर करके लिखने पड़ेंगे। तो रेडी हो आप लोग? अब दिल्ली से रेडी नहीं है? अच्छा, बैलेंस शीट बना लोगे क्या आप लोग? क्या करना है बेटा? हर आइटम पे चेक करना है, पुराना वाला आइटम गया और नया वाला आइटम आया। मैं एक चीज़ का बता देता हूँ, उसी में अंदाज़ा लग जाएगा आपको। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना वाला तो पूरा गया ना, नया वाला कितने का आया देखना ज़रा। एक तो आया 1,50,000 का, और एक बार थोड़ी, मैंने तो जगह जगह पे इक्विटी शेयर इशू किए हैं। और कहाँ पे इक्विटी शेयर है? एक ये रहा 24,000 का, और एक ये रहा 90,000 का। टोटल कितना हो गया? 120 प्लस 150 प्लस 24, 174 प्लस 90, 2,64,000। जाओ बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में 264 से दिख रहा होगा आपको। ऐसा हर चीज़ के लिए करना है आपको, ठीक है? ये आप खुद से भी ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो कल मैं करा दूंगा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। बाय, टाटा, सी यू। कैपिटल रिडक्शन से पूरा नहीं हो पाया।